तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं अजय आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ एक नई स्टैटिक जीके की क्लास लेकर, जो आपके आने वाले एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। आइए तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने महान चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने और मारने के बाद बतापीकोंडा का खिताब ग्रहण किया था? तो इसका आंसर आप बताएं। चलिए, इसका सही आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम। आगे बढ़ते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में। पल्लव चालुक्य संघर्ष इस अवधि के दौरान जारी रहा था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने मणिमंगलम में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। फिर उन्होंने चालुक्य साम्राज्य की ओर अपनी सेना के साथ मार्च किया। पल्लव सेना के प्रमुख सेनापति परंथ जोशी थे। पुलकेशिन द्वितीय युद्ध में हार गया और मारा गया। चालुक्य राजधानी वाथपी को आग लगाकर नष्ट कर दिया गया। इस विजय के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने बतापीकोंडा की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान यात्री हेनसांग ने पल्लव की राजधानी कांची का दौरा किया था। आइए आगे पढ़ते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूफी संप्रदाय की शुरुआत किसने की? आपके पास ऑप्शन है बाबा फरीद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख नूरुद्दीन, अमीर खुसरो। चलिए, इसका सही आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे बढ़ते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में भारत आए और बाद में उन्होंने भारत में सूफी संप्रदाय की शुरुआत की। भारत में कई स्थानों का भ्रमण करने के बाद वे अजमेर में स्थायी रूप से बस गए। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मकबरे को अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है। उनके शिष्य या भक्त उन्हें ख्वाजा साहब या गरीब नवाज के नाम से याद करते हैं। चिश्ती संप्रदाय संगीत को ईश्वर के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण स्रोत मानता है। इस प्रकार हमें यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सूफी संप्रदाय की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। बाबा फरीद एक सुन्नी मुसलमान थे और चिश्ती सूफी संप्रदाय के संस्थापकों में से एक। शेख नूरुद्दीन, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, एक कश्मीरी सूफी संत, रहस्यवादी, कवि और इस्लामी उपदेशक थे। नंद ऋषि आदेश के संस्थापकों में से थे, जो इस क्षेत्र की एक सूफी परंपरा थी। अमीर खुसरो एक इंडो फारसी सूफी गायक थे। आगे पढ़ते हैं। अमीर खुसरो एक इंडो फारसी सूफी गायक, संगीतकार, कवि और विद्वान थे, जो दिल्ली सल्तनत के अधीन रहते थे। वह भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक इतिहास में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था? हमारे ऑप्शन है बाबर, अकबर, इब्राहिम लोदी और हेमू। इनमें से सही ऑप्शन है, इसमें सही आंसर है बाबर। आगे बात करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को सुल्तान इब्राहिम लोदी और दिल्ली के बाबर के बीच लड़ा गया था। बाबर की सेना ने इब्राहिम के 1 लाख से अधिक सैनिकों को हराया। इस प्रकार पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत में बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को समाप्त कर दिया गया। यह बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपों से जुड़े पहले युद्ध में से एक था। इस युद्ध में बाबर ने युद्ध में पहली बार उच्च युद्ध कौशल की तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया। सबसे पहले बाबर की बंदूकें युद्ध में निर्णायक साबित हुईं, क्योंकि इब्राहिम के पास किसी भी मैदानी तोप की कमी थी, बल्कि इसलिए भी कि तोप की आवाज़ ने इब्राहिम के हाथियों को डरा दिया, जिससे वे अपने ही आदमियों को रौंदने लगे। इस युद्ध में बाबर ने उस्मानी पद्धति, तोप को सजाने की पद्धति होती है, का भी प्रयोग किया था।
पानीपत की इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया था। इस प्रकार बाबर की विजय हुई। आगे बात करते हैं। इसने बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पुनः स्थापित किया? तो हमारे ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, खिज्र खां, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी। बताएं आप सही आंसर। तो सही आंसर है सिकंदर लोदी। आगे बात करते हैं। का सिद्धांत। दिल्ली सल्तनत में राजत्व के सिद्धांत इस्लामी दुनिया में राजत्व के सिद्धांतों से व्युत्पन्न और प्रेरित थे। सिद्धांत रूप में मुस्लिम राज्य एक धर्मतंत्र था, जिसका अर्थ है कि राज्य का मुखिया भी धार्मिक प्रमुख था और उसने अपना पद और अधिकार ईश्वर से प्राप्त किया था। शरीयत या इस्लामी कानून के बारे में सुल्तानों की राजनीतिक आवश्यकता और अज्ञानता के परिणाम स्वरूप राज्य के प्रमुख कार्यों का विभाजन हुआ। धार्मिक पक्ष की देखभाल उलेमा या तर्कशास्त्रियों द्वारा की जाती थी और प्रशासनिक कार्यों का रखरखाव, आयोजन और पर्यवेक्षण सुल्तान द्वारा किया जाता था। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रईसों के प्रति जलालुद्दीन खिलजी की सहिष्णुता की नीति को पलट दिया। उसने उन सभी को कठोर दंड दिया जिन्होंने उसका विरोध करने का साहस किया। उसने बलबन की क्रूर शासन नीति को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। उसने राज्य के मामलों में रईसों की शक्ति और उलमा के हस्तक्षेप को रोकने का फैसला किया। बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। तो मोहम्मद बिन तुगलक धार्मिक और दार्शनिक मामलों में एक तर्कवादी थे। उन्होंने रूढ़िवादी मुस्लिम उलेमाओं के राजनीतिक प्रभाव पर अंकुश लगाकर उन्हें नाराज किया और धर्मनिरपेक्ष तरीके से धर्मनिरपेक्ष समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदू योगियों और जैन संतों के साथ धार्मिक चर्चाएं भी की। वह भारत की भू राजनीतिक एकता में विश्वास करते थे और सभी राजनीतिक सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़ना चाहते थे। बात करते हैं सिकंदर लोदी की। तो सिकंदर लोदी जो बहलोल लोदी के बाद दिल्ली के सुल्तान के रूप में उत्तराधिकारी हुए, रईसों के संबंध में सुल्तान की श्रेष्ठ स्थिति में विश्वास करते थे। उसने श्रेष्ठ जनों और अमीरों को दरबार में और दरबार के बाहर सुल्तान के प्रति औपचारिक सम्मान दिखाने के लिए मजबूर किया और उनके साथ कठोर व्यवहार किया। सुल्तान का कार्यकाल सल्तनत में सबसे महत्वपूर्ण था और वह सैन्य, कानूनी और राजनीतिक मामलों के लिए अंतिम अधिकार रखता था। न्याय प्रदान करना सुल्तान द्वारा किया गया एक और महत्वपूर्ण कार्य था, जिसे उसने अपील की अदालत के रूप में कार्य किया। बलबन ने राज्य के उत्तराधिकारियों को भी नहीं बख्शा, अत्यंत निष्पक्षता से न्याय किया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? ऑप्शन बाला, लहना, मर्दाना, श्रीचंद। चलिए, इसमें सही आंसर है लहना। आगे बात करते हैं। बात करते हैं 1539 में जब नानक की मृत्यु हो गई, उन्होंने पहली बार गुरु अंगद 1504 से 1552 तक इनका शासन रहा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अंगद हिंदू देवी दुर्गा के उपासक थे। गुरु अंगद साहिब जी का जन्म लहना नाम के साथ पंजाब क्षेत्र के हरके गांव में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? लहना नाम के साथ पंजाब क्षेत्र के हरके गांव में हुआ था। 10 सिख गुरु थे, इनकी बात कर लेते हैं। पहले थे गुरु नानक, दूसरे थे गुरु अंगद, तीसरे थे गुरु अमरदास, चौथे थे गुरु रामदास, पांचवें थे गुरु अर्जुन देव जी,
छठे थे गुरु हरगोविंद जी, सातवें थे गुरु हरराय जी, आठवें थे गुरु हरकिशन जी, नौवें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी। इनको औरंगजेब ने मारा था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एसएससी जीडी के ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जा चुका है गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनका नंबर पूछा गया है सबसे ज़्यादा, तो आप याद कर लें इसे, इनका कार्यकाल भी याद कर लेना। आगे बात करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों का सही कालानुक्रम क्या है? तो हमारे दिए हुए हैं लोधी राजवंश, तुगलक वंश, खिलजी राजवंश। तो चलिए इसका सही आंसर है हमारा तीसरा ऑप्शन, 3, 2, 1। आगे बात करते हैं वंश की। तो खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक माना जाता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। वह कायम खान का पुत्र था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के प्रसिद्ध सुल्तान थे, जिन्होंने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया था। वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था। खिलजी वंश का अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था। बात करते हैं तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश का शासनकाल 1320-1414 ईस्वी तक माना जाता है। इस राजवंश के संस्थापक अल-दीन या गियासुद्दीन तुगलक थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान 1330 और 1335 ईस्वी के बीच यह राजवंश अपनी प्रतिष्ठा के शीर्ष पर पहुंच गया था। 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल पर कब्जा कर लिया था, जिन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था। आगे बात करते हैं, और हालांकि बाद में जिन्होंने राजधानी को पुनः दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की थी। तुगलक शासकों का सही कालानुक्रम है, पहले हैं गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, अबू बकर शाह और नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। आगे बात करते हैं लोधी वंश की। तो लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक माना जाता है। के संस्थापक बहलोल लोधी थे, जिन्होंने 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन किया था। सिकंदर लोधी लोधी वंश का सबसे प्रमुख शासक था, जिन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर से इब्राहिम लोधी हार गया था, और इस तरह दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्को से कौन यात्री आया था? तो हम सभी जानते हैं मोरक्को से इब्न बतूता आया था। कौन? इब्न बतूता। आगे बात करते हैं, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लवात उत तांगी इब्न बतूता को इब्न बतूता के नाम से जाना जाता था। वह मोरक्को के यात्री थे। वह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार के समकालीन थे। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली के काजी या न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने हमें मोहम्मद बिन तुगलक की अवधि के दौरान लोगों के जीवन के बारे में जानकारी प्रदान की थी। साथ ही उनकी पुस्तकें हमें दिल्ली से देवगिरी में राजधानी के हस्तांतरण के कारण के बारे में बताती हैं। उन्होंने अरबी भाषा में प्रसिद्ध पुस्तक रिहल्ला या रेहला की रचना की। इसका नाम कहीं रेहल्ला बोलते हैं, कहीं रेहला बोलते हैं, तो आप रेहला याद कर लें। आगे बात करते हैं अलबर्नी के बारे में। तो वह उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। प्रथम इंडोलॉजिस्ट कहा जाता है अलबर्नी को। तहकीक हिंद की प्रसिद्ध पुस्तक उनके द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई थी, अलबर्नी के द्वारा। आगे बात करते हैं अब्दुल रज्जाक की। तो अफगानिस्तान से भारत आया था। समरखंड के सुल्तान शाहरुख ने राजा जमूरन के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। उन्होंने देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया।
बात करते हैं अल-मसूदी की, तो यह एक अरब का एक यात्री था। प्रतिहार राजा महिपाल प्रथम के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। उन्होंने मुरुज उल जहाब नामक एक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी ने कौन सी शताब्दी ईस्वी के दौरान दक्कन में मराठा साम्राज्य की स्थापना की? चलिए, इसका सही आंसर 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर मराठा साम्राज्य का प्रभुत्व था। मराठा साम्राज्य औपचारिक रूप से 1674 से 1818 तक अस्तित्व में था। इसकी स्थापना छत्रपति शिवाजी ने की थी। यह 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के साथ समाप्त हुआ। शिवाजी ने 1672 में सालेर के युद्ध में मुगल सेना को हराया। उन्होंने 1674 में रायगढ़ में ताज पहनाया गया था और उन्होंने हैंडवा धर्मोद्धारक, हिंदू धर्म के रक्षक और छत्रपति की उपाधि धारण की थी। उनकी राजधानी रायगढ़ थी। उन्होंने क्षेत्र को 3 प्रदेशों में विभाजित किया। प्रदेशों को प्रांतों में विभाजित किया गया था जो परगना या तारफ में उपविभाजित थे। शिवाजी के पास सुसंगठित सेना और नौसेना थी। नियमित सेना को पागा कहा जाता था, जबकि अव्यवस्थित सहायक सेना को सलहदार कहा जाता था और हवलदार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता था। उन्हें अष्टप्रधान नामक एक मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। प्रत्येक मंत्री सीधे शिवाजी के प्रति उत्तरदायी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र संभाजी के नाम से भी जाने जाते थे, को 1681 में उनका उत्तराधिकारी बनाया गया था। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी अकबर ने खाने खाना की उपाधि दी थी? तो बताएं आप। इसका सही आंसर है मिर्जा अब्दुल रहीम खान। आगे बात करते हैं। अकबर ने मिर्जा अब्दुल रहीम खान को खाने खाना की उपाधि दी थी। रहीम का असली नाम खानजादा मिर्जा खान अब्दुल रहीम था। वह उनके दरबार के 9 महत्वपूर्ण मंत्रियों में से एक था, जिसे नवरत्नों के नाम से भी जाना जाता था। अकबर के नवरत्न इस प्रकार थे: राजा बीरबल, तानसेन, अब्दुल फजल फैजी, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजीउद्दीन, अब्दुल रहीम खाने खाना। आगे बात करते हैं हम अकबर की, तो 1556 से 1605 तक इसका शासनकाल रहा। अकबर तीसरा मुगल सम्राट 1556 से 1605 तक और हुमायूं का पुत्र था। हुमायूं की मृत्यु के कारण अकबर मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही गद्दी पर बैठ गया था। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। आगे बात करते हैं। 1757 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? सिपाही विद्रोह, प्लासी का युद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन या भारत में पहली जनगणना? तो चलिए, हमारा सही आंसर है प्लासी का युद्ध। आगे बात करते हैं। प्लासी का युद्ध, प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के नवाब और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्णायक जीत थी। विजय मीर जाफर के दल बदल से संभव हुई, जो नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था। लड़ाई हुगली नदी के तट पर प्लासी के कलकत्ता से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में और पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के दक्षिण में हुई थी। लड़ाई से पहले नवाब सिराजुद्दौला और ब्लैक होल नरसंहार द्वारा ब्रिटिश नियंत्रित कलकत्ता पर हमले से पहले किया गया था। आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, ब्लैक होल नरसंहार। इसे औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के नियंत्रण में महत्वपूर्ण लड़ाई में से एक माना जाता है। अंग्रेजों ने पिछले नुकसान और व्यापार से राजस्व के लिए महत्वपूर्ण रियायतें हासिल की। अंग्रेजों ने इस राजस्व का उपयोग अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने और अन्य यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों जैसे डच और फ्रेंच को दक्षिण एशिया से बाहर करने के लिए किया। इस प्रकार ब्रिटिश राजस्व साम्राज्य का विस्तार किया। आगे बात करते हैं सिपाही विद्रोह की। तो भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के खिलाफ 1857-1858 में भारत में एक बड़ा विद्रोह था। आगे बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापित एक अंग्रेजी और बाद में ब्रिटिश संयुक्त स्टॉक कंपनी थी। इसका गठन हिंद महासागर क्षेत्र में शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और बाद में पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए किया गया था। भारत में पहली जनगणना 1872 में और ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन हुई थी। पहली पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 9 फरवरी 1951 को शुरू हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? बिहार, बंगाल, मैसूर, हैदराबाद। इसका सही आंसर है मैसूर। आगे बात करते हैं। तो टीपू सुल्तान मैसूर साम्राज्य का शासक था और उसे मैसूर के बाघ के रूप में जाना जाता है, या बाघ का, मैसूर का शेर कहते हैं, शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान। उसने 1782 से 1799 तक शासन किया। टीपू सुल्तान ने लोहे के आवरण वाले मैसूरियन रॉकेटों का विस्तार किया और सैन्य मैनुअल फतल मुजाहिदीन को चालू किया। फ्रांसीसी कमांडर इन चीफ नेपोलियन बोनापार्ट ने टीपू सुल्तान के साथ गठबंधन की मांग की। उन्होंने 1767 से 69 में 17 साल की उम्र में पहला एंग्लो मैसूर युद्ध और फिर 1780 से 84 में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा। उन्होंने कर प्रणाली में सुधार किया और सीधा किसान पर कर लगाया और वेतनभोगी एजेंटों के माध्यम से नगद में एकत्र किया। टीपू सुल्तान ने एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना और उनके सहयोगियों की प्रगति के खिलाफ रॉकेटों को तैनात किया, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी और पोलिलूर की लड़ाई शामिल थी। यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है। 10 क्वेश्चन हो गए हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। ये वीडियो आपको आपके एग्ज़ाम तक पहुंचाएगी।